हाय एवरीवन। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, यूनियन एग्जीक्यूटिव, जो कि पॉलिटी एंड इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल चैप्टर है। इससे आपको बेसिक्स समझ में आएंगे कि किसी भी प्रेसिडेंट, किसी भी प्राइम मिनिस्टर का जो भी बनते हैं इंडिया में, अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, उनका पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उनको क्या पावर्स मिलता है एक्सरसाइज करने के लिए, है ना। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग समझेंगे। एग्जीक्यूटिव ये कंट्रोल क्या होता है, एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होते हैं, जुडिशरी पावर्स क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होते हैं, ये सब हम लोग इस चैप्टर में और डिटेल में समझेंगे। फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर रहेगा। एनसीईआरटी के लाइंस को सारे को मैंने 6 to 12 क्लास के एनसीईआरटी के सारे लाइंस को मैंने इनकलकेट और कवर करने की कोशिश किया है, और बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल एकदम सीधे और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग सारे जितने भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं गवर्नमेंट उसको समझ पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेनली ये चैप्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के इर्द गिर्द रोटेट करें, उसी पे हम लोग चर्चा करें। नोट्स, ये जो चैप्टर है जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही नोट्स है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कीजिए तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर दूंगा, या फिर आपको वहीं पे मैं लिंक भेज दूंगा नोट्स का। हैंड रिटन भी नोट्स अवेलेबल है मेरे पास और प्रिंटेड नोट्स भी हैं, एज़ पर यू विश। जो दोनों में से जो भी आपको चाहिए होगा मुझे आप कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग को ये समझना होगा। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है। एग्जीक्यूटिव इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट दैट इन्फोर्सेस द लॉ एंड हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। मतलब क्या है ना कि लॉ को इन्फोर्स करना, किस तरीके से लॉ, अगर मान लीजिए एक बिल पास हो गया, बिल एक लॉ बन गया या अमेंडमेंट, तो उसको किस तरीके से इन्फोर्स करना है, और प्रॉपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नेंस का कि देश में किस तरीके से गवर्नेंस चल रहा है, उस चीज़ का दायित्व उस चीज़ का दायित्व जो होता है वो एग्जीक्यूटिव का होता है। ठीक है, और ये पॉलिटिकल सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर्स, ऑथोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन और सेवरल ब्रांचेस जस्ट लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, इन सब में डिवाइडेड होता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूनियन गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, पहले तो एग्जीक्यूटिव, दूसरे लेजिस्लेटिव और तीसरे आपके जुडिशरी। ठीक है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो यूनियन एग्जीक्यूटिव को कंबाइन करके बनाते हैं, कलेक्टिवली यूनियन एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो इलेक्शन के द्वारा होते हैं, इलेक्शन के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। परमानेंट जो होते हैं हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं। इसमें फिर हम लोग देख सकते हैं कि यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव भी है। यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं। यूनियन में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल, ये सब होते हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव पे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल होते हैं। ठीक है, ये यूनियन, सेंट्रल और स्टेट का डिवीजन है। उसके बाद फिर हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव और डिफरेंट टाइप्स के एग्जीक्यूटिव किस तरीके से होते हैं। एक नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। नॉमिनल एंड रियल आप लोग ऐसे समझो कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव वो होगा जैसे लाइक आप ब्रिटिशर्स के क्वीन को समझ लो, है ना। पावर्स सारे ब्रिटेन में सारे पावर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास हैं, लेकिन फिर भी एक मतलब पद दिया गया है, एक तरीके से पावरलेस पद है, कुछ ज़्यादा पावर्स नहीं है लेकिन एक रिस्पेक्टफुल पद है, वो दिया गया है, हेरिडेटरी मोनार्क को दिया गया है। तो उसी तरीके से इंडिया में भी होते हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के पावर्स, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के तो सारे पावर्स हैं उनके पास, नॉमिनल के पास, लेकिन वो उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते, यही इशू है। और रियल उसका उल्टा होता है, पावर्स पूरा होते हैं रियल के पास, जितने भी पावर्स होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव के पास सारे पावर्स होते हैं, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। हेरिडेटरी एंड इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं। हेरिडेटरी और इलेक्टेड आप ऐसे समझो कि हेरिडेटरी हो गया जो कि विरासत में उनको मिला है, वो पावर विरासत में आई है उनको। और इलेक्टेड क्या होते हैं जो कि इलेक्शन के द्वारा हम लोग चूज़ करते हैं, हम लोग खुद इलेक्ट करते हैं उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फिक्स्ड पीरियड ऑफ इवन, या तो लाइफ लॉन्ग भी हो सकते हैं, जिस तरीके से वो डिपेंड करता है। ब्रिटेन में, जापान में, मलेशिया में, ये सारे जगह पे हेरिडेटरी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, बट इंडिया में इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं।
सिंगल और प्लूरल एग्जीक्यूटिव समझते हैं। सिंगल एग्जीक्यूटिव हो गया कि पूरा का पूरा पावर्स जो है कंसोलिडेटेड है एक के पास, जस्ट लाइक यूएस का प्रेसिडेंट के पास। और प्लूरल एग्जीक्यूटिव मतलब पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, छोटे तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन, बड़े से छोटे लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ये आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। दो टाइप के होते हैं। पहला सिस्टम्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप, दूसरा सिस्टम्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप। कलेक्टिव लीडरशिप का मतलब होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, जो कि प्राइम मिनिस्टर लीडर होता है मेजोरिटी पार्टी का, और वो लेजिस्लेटिव को अकाउंटेबिलिटी दिखाता है। दूसरा हो गया सिस्टम्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप, ये प्रेसिडेंशियल टाइप इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं। प्रेसिडेंशियल टाइप होते हैं जो कि हेड ऑफ द स्टेट होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है, लेकिन वो लेजिस्लेटिव को अकाउंटेबिलिटी नहीं शो करता है, ठीक है। ये पार्ट हो गया हमारा। उसके बाद फिर हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझने का प्रयास करेंगे। यूनियन एग्जीक्यूटिव मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, हेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल, सारे मिला के यूनियन एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। अब आर्टिकल 52 से 78 के पार्ट 5 चैप्टर 1 में यही चीज़ मेंशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव के साथ डील करेगा। आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 78 पार्ट 5 चैप्टर 1, ठीक है। अब प्रेसिडेंट का हम लोग समझते हैं। प्रेसिडेंट का जितना भी पावर्स का उल्लेख है कि क्या है, कैसे हैं, किस जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो आर्टिकल 52 में मेंशन है। एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेस्टेड टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या होता है, फॉर्मल हेड ऑफ स्टेट होता है और सिंबल ऑफ द नेशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इनको दिया गया है ये अथॉरिटी और डिग्निटी दिया गया है, लेकिन पावर्स नहीं दिया, रूलिंग पावर्स नहीं है इनके पास। अदर पावर्स हैं बट रूलिंग पावर्स नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है एक्चुअल फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट के साथ कैरी करता है, बट विद द हेल्प ऑफ प्राइम मिनिस्टर और विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। वो एडवाइस दे सकते हैं बट वो रूल नहीं कर सकते। क्वालिफिकेशंस क्या होती है प्रेसिडेंट होने की, तो आर्टिकल 58 और आर्टिकल 59 में यही मेंशन है। क्या क्या होना चाहिए भाई, सिटीज़न ऑफ इंडिया वो होने चाहिए, 35 साल कंप्लीट उनका होना चाहिए एज मिनिमम, और अदर क्वालिफिकेशन जो कि एक मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए चाहिए वो उनमें होना चाहिए। कोई तरीके का ऑफिस या कोई तरीके का वो मिनिस्ट्री होल्ड नहीं कर रहे हो उस समय में, यूनियन, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। और ना ही कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर का, स्टेट लेजिस्लेचर का उनको मेंबर होना है, ठीक है ना, ये सब नहीं होना चाहिए। प्रोसेस क्या है इलेक्शन का, तो आर्टिकल 55 डील करता है कि प्रोसेस कैसे होता है इलेक्शन का, कंडक्ट कैसे होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होता है प्रोपोर्शनल से रिप्रेजेंटेशन के द्वारा होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है इसमें क्या होता है ना, कैंडिडेट को फिक्स कोटा ऑफ सीट चाहिए होता है, और जो 50% से ज़्यादा सीट लिया है वैलिड वोट का वो जीत जाएगा। इसमें क्या होता है ना, इलेक्टोर्स जो होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, उनके पास प्रेफरेंस रहता है, वो फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस अपना बैलेट पेपर पे दे सकते हैं। इस तरीके से इनका वोटिंग होता है। नॉमिनेशन कैसे होता है, तो नॉमिनेशन के लिए 50 मेंबर्स चाहिए जो कि प्रपोजल दें, और 50 मेंबर चाहिए जो इलेक्टोरल कॉलेज फिर 50 मेंबर्स और चाहिए इलेक्टोरल कॉलेज के लिए, और हर कैंडिडेट को 15,000 रुपये जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट RBI में करना होता है, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आप 1/6 ऑफ वोट्स नहीं लाए तो आपका चला जाएगा, ज़मानत जब्त हो जाएगी। और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो रहता है उसका जितना भी मतलब इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनका वोट्स जो होता है वो पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाता है। हर स्टेट का अपना होता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको वैल्यू ऑफ वोट निकालना है कि MLA का वोट कितना होता है, वैल्यू कितना है, तो उस स्टेट का MLA का टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000, इससे उनका वैल्यू निकलेगा वोट का। जितना का वैल्यू निकलेगा उसी हिसाब से फिर वोटिंग होगा। हर मेंबर जो इलेक्टेड मेंबर होता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, उसका भी उसी तरीके से होता है, डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ वोट्स असाइन टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन बोथ द हाउसेस, है ना। सेम प्रोसेस उनके साथ भी है, इसी तरीके से उनका भी होता है। यहाँ पे मेंशन्ड है डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ वोट्स असाइन टू द मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसी तरीके से इनका भी होता है। MP का क्या वोट का वैल्यू होता है,
तो टोटल वोट्स ऑफ वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। मान लीजिए कि अगर टोटल वोट का वैल्यू है 10, उसके बाद टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कितने हैं 5 एक स्टेट में, हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो भाई मेरा क्या रिजल्ट क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ वोट 2 आ जाएगा, ठीक है। इलेक्टोरल कोटा में क्या होता है ना कि द कोटा ऑफ वोट्स अ कैंडिडेट्स नीड टू विन द इलेक्शन इज डिटरमाइंड इन फॉलोइंग मैनर। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स जो होते हैं ना, जो कि पोल्ड होते हैं +1, वो हमारा इलेक्टोरल कोटा होता है, उसी के हिसाब से देखा जाता है कि वो कैंडिडेट मेजोरिटी से जीत रहे हैं, ठीक है। री इलेक्शन का भी एलिजिबिलिटी होता है, आर्टिकल 57 इसके साथ डील करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि री इलेक्शन करवाया जा सकता है। अब अलग अलग प्रोविजंस होते हैं, हो सकता है रेजिग्नेशन हुआ हो प्रेसिडेंट का, हो सकता है प्रेसिडेंट का डेथ हो गया, हो सकता है कि टर्म पूरा हो गया इसलिए री इलेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। डिस्प्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं री इलेक्शन में। तो पहला है आर्टिकल 71 जो रिलेट करता है मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट। तो इसमें क्या होता है ना, डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट उस डिसीजन इज फाइनल। ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है आर्टिकल 71 में कि डिस्प्यूट का रिजल्ट क्या होने वाला है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग और समझते हैं ओथ और अफर्मेशन क्या होता है, उसके प्रेसिडेंट लेते हैं। तो आर्टिकल 60 इसके साथ डील करता है। उसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द एब्सेंस। अगर एब्सेंस हो गया चीफ जस्टिस का तो फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये आएंगे। ओथ क्या लेते हैं वो, पहला फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, मतलब वो निष्पक्षता के साथ और अपना ऑनेस्टी के साथ अपने ऑफिस का कार्यभार संभालेंगे। टू प्रोटेक्ट and defend the constitution and the law, to devote himself to the service and well-being of the people of India। ये सारा अखंडता, प्रभुता, भारत की, ये वही वाला जितना भी आप लाइन सुनते हैं ये वही। सैलरी क्या होता है, तो आर्टिकल तो प्रेसिडेंट्स एमोलमेंट्स एंड पेंशन एक्ट 1951 में इनका मेंशन किया हुआ है कि 5 लाख पर मंथ मिलेगा, और भी बहुत तरीके के पर्क्स इनको मिलते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस एंड रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है, तो आर्टिकल 56 एंड 61 में ये चीज़ मेंशन है कि इम्पीचमेंट के द्वारा भी हो सकता है। 2/3 मेजोरिटी चाहिए इम्पीचमेंट का टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस के में। और अगर दूसरा हाउस वो मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो उसमें भी 2/3 चाहिए। जैसे ही इम्पीचमेंट हो गया उसके बाद सीधे प्रेसिडेंट को निकाल देते हैं। इम्पीचमेंट कैसे होता है, तो आर्टिकल 56 का पार्ट 1, पार्ट बी और आर्टिकल 61 इसमें मेंशन है इम्पीचमेंट कैसे होगा, इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है। द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ टू बी इन्फॉर्म इन राइटिंग विद द 14 days in advance about the intention to initiate impeachment process। मतलब क्या है ना इसका कि 14 दिन पहले उनको इन्फॉर्मेशन इंटीमेशन दिया जाता है कि इम्पीचमेंट होने वाला है, और किसी भी हाउस में ये इम्पीचमेंट लाया जा सकता है, ठीक है ना। रिजोल्यूशन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स को साइन करना होगा हाउस का, तभी ये इम्पीचमेंट हो सकता है। और अगर चार्जेस प्रूव हो गए, मोशन 2/3 से पास हो गया मेजोरिटी से सेकंड चैम्बर में भी, तो प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड रिमूव फ्रॉम दैट टाइम एंड दैट डे। इम्पीचमेंट जो होता है ना, क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर एक तरीके का प्रेसिडेंट का। नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं ना हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वो भी इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नॉमिनेटेड मेंबर्स राज्यसभा वाले होते हैं ना, कुछ नॉमिनेटेड हो गया या एमपीज़ में भी होते हैं नॉमिनेटेड, तो वो सब ठीक है ना, यहाँ पर मेंशन है। देखिए आगे के चैप्टर्स में आपको मेंशन मिलेगा, अब तो यहाँ पर नहीं, आगे के चैप्टर में आपको और डेप्थ में हम भी समझा सकें जब हम लोग यूनियन लेजिस्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी समझते हैं कि इलेक्टेड, और इसमें क्या होता है ना, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज दिल्ली एंड पौंडीचेरी डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट दो दे पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। अब इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं दिल्ली और पौंडीचेरी के, वो जो है इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट करते हैं बट इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पावर्स क्या होते हैं प्रेसिडेंट के, पावर्स वगैरह प्रेसिडेंट के, तो आर्टिकल 53, आर्टिकल 74 में भी मेंशन है, आर्टिकल 112, 123 एंड 153 में भी मेंशन है। आर्टिकल 53 एंड 74 पार्ट 1 हम लोग समझते हैं। आर्टिकल 53 दो तरीके के पावर्स को दिखाता है, उनका ऑर्डिनरी एंड इमरजेंसी पावर्स। ऑर्डिनरी पावर्स होते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर्स को शो करते हैं। आर्टिकल 74 का पार्ट 1 क्या कहता है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द स्टेट हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल एक्सरसाइज हिज फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। उनको बिना एडवाइस के वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा
It provided that the President may require the Council of Ministers to reconsider such advice. The President shall act in accordance to the advice rendered after such reconsideration. अब मतलब क्या है कि एक बार प्रेसिडेंट जो है रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं किसी भी, मान लीजिए किसी भी बिल को आप पारित करवाना चाहते हैं तो प्रेसिडेंट के पास आएगा तो रिकन्सिडरेशन के लिए उसको भेजा जा सकता है। लेकिन चक्कर क्या है ना कि अगर रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दिया गया और उसके बाद फिर वापस उसके बाद जो है फिर प्रेसिडेंट उसको रिकन्सिडर कर करके या नहीं भी किए कुछ भी किए फिर वह उनको सेकेंड टाइम जब भेजा जाएगा तो पहले बार बिल भेजा गया वो रिकन्सिडरेशन के लिए वापस काउंसिल के पास भेज दिया, काउंसिल फिर वापस उनके पास भेजता है तो वो बाउंड हो जाएंगे साइन करने के लिए, उनको साइन करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद समझते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होते हैं? आर्टिकल 53, आर्टिकल 75, आर्टिकल 77 में मेंशन है एग्जीक्यूटिव पावर्स। उसमें क्या होते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स को हम लोग समझते हैं कि आर्टिकल 53 में क्या मेंशन है। ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स इन हिम एम्पावर्स हिम टू एक्सरसाइज दिस पावर्स डायरेक्टली बाय हिमसेल्फ और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट। उनको जो पावर मिलता है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं और उनके सबऑर्डिनेट के द्वारा भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आर्टिकल 75 क्या कहता है कि ही रिक्वायर्स द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग ऑल द डिसीजंस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस की नीड पड़ती है। ये आर्टिकल 75 मोटा मोटा समझा रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा सारे डिसीजंस में एड करने में हेल्प होता है। आर्टिकल 77 क्या बताता है कि ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट शैल बी एक्सरसाइज इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के नाम पे सारे यूनियन मिनिस्ट्रीज़ के यूनियन एग्जीक्यूटिव के सारे जितने भी काम होंगे वो उन्हीं के नाम होंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स मेड बाय द प्रेसिडेंट। अब अपॉइंटमेंट्स क्या क्या होते हैं जो प्रेसिडेंट करते हैं? पहला प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट, दूसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तीसरा अटॉर्नी जनरल, चीफ जस्टिस of Supreme Court and High Courts, members of special commissions such as UPSC and governors of the state। ये सब प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, ये सब प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट देते हैं। सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट आर्म फोर्सेस, चीफ ऑफ नेवी, चीफ ऑफ द एयरफोर्स, सारे के चीफ रहते हैं, वो आर्मी के भी चीफ रहते हैं। सारे जितने भी वायुसेना, जल सेना, थल सेना, तीनों को चीफ होते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं। उन्हीं के बेसिस पे वो, इसी के बेसिस पे वो या तो वॉर का घोषणा कर सकते हैं या तो डिक्लेयर कर सकते हैं पीस। ठीक है ना, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। चाहेंगे तो डिक्लेयर कर देंगे वॉर या तो पीस का नेगोशिएशन कर सकते हैं। उनके वो हेड ऑफ द स्टेट हैं तो उनके पास कैपेसिटी है कि वो फॉरेन अफेयर्स पे भी ध्यान दे सकते हैं, फॉरेन अफेयर्स को भी कंडक्ट कर सकते हैं, वो उसके पास पावर है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है एम्बेसडर्स को अपॉइंट करते हैं, हाई कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं अदर कंट्रीज़ में, और दूसरे कंट्रीज़ के फॉरेन एम्बेसडर्स को भी रिसीव करते हैं, हाई कमीशंस को भी रिसीव करते हैं। डिप्लोमेटिक वर्क जितना होता है सब प्रेसिडेंट के ही कमांड के अंदर में होता है, सारा डिप्लोमेटिक वर्क उन्हीं के नाम के अंदर में होता है। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ भी प्रेसिडेंट साइन करते हैं, कंक्लूड करते हैं, नेगोशिएट भी करते हैं। और जितना भी है ये सब पावर्स जितना भी ये एक्सरसाइज कर रही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही कर रहे हैं और रिकन्सिडर करना पड़ता है एडवाइस। ठीक है, इफ़ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन देन ही और शी इज़ बाउंड टू टेक इट। मतलब अगर फिर से सेम एडवाइस दिया गया तो वो दोनों बाउंडेड है, वो बाउंडेड है, प्रेसिडेंट बाउंडेड है, फिर से उनको करना ही पड़ेगा। मतलब प्रेसिडेंट चाहें तो डिले कर सकते हैं थोड़ा देर, ये है कि डिले कर सकते हैं, फिर से पार्लियामेंट में वो बिल रिकन्सिडरेशन के लिए भेजें। लेकिन फिर से अगर पार्लियामेंट भेज ही देगा बिल को वापस से रिकन्सिडरेशन के बावजूद भी तो उनको साइन करना होगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता। कोई भी मिनिस्टर एक्सरसाइज नहीं कर सकता है गवर्नमेंट के डिसीजन को। अपना मिनिस्टर्स का सबका सेक्रेटरीज होते हैं, वही सिविल सर्वेंट होते हैं, वही इनको हेल्प आउट करते हैं। कैबिनेट जो है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के द्वारा असिस्ट किया जाता है। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होते हैं उनके? तो आर्टिकल 79 में दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट के पास पावर्स होते हैं कि वो समन कर सकते हैं या फिर स्टार्ट कर सकते हैं, पोस्टपोन भी कर सकते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट। 2 बार एटलीस्ट 2 बार समन कर सकते हैं, 2 बार वो पार्लियामेंट सेशन बुला सकते हैं और 6 महीना का गैप होना चाहिए मिनिमम, साल में 6 महीने का गैप होना चाहिए 2 बार जो सेशन को समन कर रहे हैं मतलब बुला रहे हैं। प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को नॉमिनेट कर सकते हैं जो कि जिसको कि नॉलेज है स्पेशली इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। प्रेसिडेंट कैन कॉल द जॉइंट सिटिंग इन 2 ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा फॉर द नॉन मनी बिल। नॉन मनी बिल एंड मनी बिल क्या होता है वो आपको अगले चैप्टर में समझेंगे। बेसिक समझिए कि मनी बिल क्या होता है, पैसे से रिलेटेड चीज़ होता है, सीधा समझ। नॉन मनी बिल अलग अलग चीज़ होता है, पैसे से रिलेटेड जो ना हो वो नॉन मनी बिल। तो जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट को राइट है पूरा कि आप मैसेजेस जो है एड्रेस कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं पार्लियामेंट।
प्रेसिडेंट जो है वो जॉइंटली जो फर्स्ट सेशंस वगैरह लेते हैं तो उसमें वो इलेक्शन के बाद, जनरल इलेक्शन के बाद पहला कम वो जॉइंट ले सकते हैं, वो आराम से उसमें संबोधन कर सकते हैं, संबोधन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, प्रेसिडेंट में फॉर्मुलेट एन ऑर्डिनेंस ऑल्सो व्हेन द पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन। अगर पार्लियामेंट सेशन में ना तो कुछ ऑर्डिनेंस भी निकाल सकते हैं, लॉ बन जाता है उस समय, ठीक है ना। लेकिन बाद में जब फिर से सेशंस बैठता है तो वो उस पर चर्चा की जाती है, हटा भी दिया सकता है, हो सकता है हटा भी दिया जाए, हो सकता है हटा भी जाए। पावर्स क्या होते हैं बिल के रिगार्डिंग प्रेसिडेंट के पास? आर्टिकल 111 में मेंशन है, अ बिल पास्ड कैन ओनली बिकम एन एक्ट इफ इट्स रिसीव्स द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अगर उनका साइन नहीं लगेगा तो वो लॉ नहीं बन सकता। वो बिल पे साइन कर सकते हैं, वो विथहोल्ड कर सकते हैं या फिर रिटर्न कर सकते हैं रिकन्सिडरेशन के लिए, लेकिन अगर वो फिर से पार्लियामेंट से वापस आए तो उनको करना पड़ेगा। बार बार हम यही चीज़ बता रहे हैं। वीटो पावर क्या होता है प्रेसिडेंट का? तो एक एब्सोल्यूट वीटो होता है, सस्पेंसिव वीटो होता है, कॉर्पोरेट वीटो होता है। 3 तरीके का वीटो होता है उनके पास। एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है विथहोल्ड कर देते हैं उनके एसेंट को, जो बिल पास हुआ है पार्लियामेंट से, और वहीं पे बिल एंड कर जाता है, फिर वो कभी एक्ट ही नहीं बनता। ये पावर है, हेवी पावर है उनके पास, इसको एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है। 1954 में राजेंद्र प्रसाद किए थे पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट वाला यूनियन का बिल जो आया था, उसमें सीधे विथहेल्ड कर दिए थे, रोकिए दिए थे। दूसरा 1991 में आर वेंकटरमन जो थे वो भी वो मतलब वो बिल रोक दिए थे, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का सैलरी अलाउंसेस और पेंशन का जो अमेंडमेंट बिल था, इसको भी विथहेल्ड कर दिए थे। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है ना कि वो रिटर्न कर सकते हैं प्रेसिडेंट बिल को, सिर्फ एक्सेप्ट मनी बिल, और सब बिल रिटर्न कर सकते हैं रिकन्सिडरेशन के लिए, लेकिन फिर से वो वापस आएगा तो प्रेसिडेंट बाउंड हो जाएंगे असेंट देने के। पॉकेट वीटो क्या होता है ना कि ना तो वो रिटर्न कर रहे हैं और ना तो वो रख रहे हैं, ये कुछ उसमें दिमाग लगा रहे हैं अपना, वो सीधा सीधा जो है ना छोड़ दिए है अपना, वो हेल्ड करके छोड़ दिए, थोड़ा देर के लिए रख दी, साइड हटा के रख दिए हैं। उसके बाद जब मौका लगेगा तो फिर करेंगे वो अपना, ठीक है ना, बहुत टाइम के लिए छोड़ देते हैं उसको। जैसे अब वो रिजेक्ट भी नहीं करते हैं ना तो रेटिफाई करते हैं उसको, ठीक है ना, अपने पास रख लेते हैं, पेंडिंग में डाल देते हैं जितना देर के लिए चाहिए। प्रेसिडेंट जियानी जेल किए थे एक बार 1986 में, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल आया था, उस पर किए थे। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 जो है ये ऑब्लिगेटरी कर दिया गया कि प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को एसेंट देना ही होगा, उसमें ये दिमाग नहीं लगा सकते, वीटो पावर से यूज नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंसेस का भी इनको पावर मिला हुआ है, आर्टिकल 123 में मेंशन है, पार्ट 1 में ऑर्डिनेंसेस वगैरह में इनको पावर मिला हुआ है। कोई भी मैटर पे जो कि पार्लियामेंट से रिलेटेड है, कोई भी मैटर बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। जब तभी कर सकते हैं जब दोनों में से कोई हाउस जो है वो सेशन में ना हो, दोनों में से एक हाउस सेशन में, ठीक है। और ये मतलब सब वो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि इमीडिएट एक्शन लेने का ज़रूरत है तभी, और जैसे ही फिर से पार्लियामेंट का सेशन बैठता है तो एक्सपायरी मतलब 6 वीक्स जो पार्लियामेंट का सेशन बैठा उसके 6 सप्ताह बाद जो है वो ऑटोमेटिक एक्सपायर कर जाता है। और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए ये आपको ऑर्डिनेंस नहीं हो सकता है, लॉ नहीं बना सकता, या फिर कोई फंडामेंटल राइट को हार्म नहीं पहुंचा सकता है, इस तरीके का होना चाहिए। फाइनेंशियल पावर्स क्या है? फाइनेंशियल पावर समझते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद पार्डनिंग पावर समझेंगे, फिर डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड इमरजेंसी पावर्स को समझ में आएगा हम लोगों को। उसके बाद डिस्क्रिशनरी पावर्स के बाद ये खत्म हो जाएगा प्रेसिडेंट का, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ के खत्म हो जाएगा। फिर वाइस प्रेसिडेंट पाएंगे, फिर आपको प्राइम मिनिस्टर पाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड लास्टली अटॉर्नी जनरल, ठीक है। फाइनेंशियल पावर समझते हैं, आर्टिकल 112 में मेंशन है जितने भी मनी बिल्स होते हैं वो डायरेक्टली लोकसभा में दिए जाते हैं, वो राज्यसभा में नहीं दिए जाते, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, ठीक है। और वो कभी रिटर्न नहीं किया जाता है रिकन्सिडरेशन के लिए, यही तो खासियत है मनी बिल्स के साथ। लेकिन फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट कर सकते हैं हर 5 ईयर, आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। वो जो है रिकमेंडेशन देती है, ठीक है ना, स्पेशल फाइनेंशियल मैटर्स पर रिकमेंडेशन देती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है सेंट्रल टैक्सेस को यूनियन और स्टेट्स के बीच में, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो और प्रेसिडेंट के पास जो है इसका रिपोर्ट कहाँ से आता है? तो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल से आता है। जुडिशियल पावर्स क्या होते हैं? प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के हाई जजेस को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, वो हो गया।
और वो जज को चाहे तो डिसमिस भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, अपने पद से हटा भी सकते हैं आराम से। मेजॉरिटी होना चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी मिल गया, हटा दिया जाएगा। मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के कारण अभी हाल फिलहाल में हुआ भी है, हटाए भी गए जज, ठीक है। He can also seek an advice from Supreme Court on the any questions of law, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह भी ले सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन है लॉ से रिलेटेड या फैक्ट से रिलेटेड, ठीक है। पार्डनिंग पावर फिर समझते हैं क्या होता है। पार्डनिंग पावर समझते हैं, आर्टिकल 72 में मेंशन्ड है पार्डनिंग पावर के बारे में कि प्रेसिडेंट के पास पावर होता है पार्डन करने का, रिप्राइव करने का, रेस्पाइट करने का, या रेमेट करने का, या कम्यूटेट करने का। इस तरीके का उनके पास पावर्स होता है। थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे क्या पावर्स होता है। पार्डनिंग का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा वो जो गलती है माफ़ कर दी जाए, कम्प्लीटली ख़त्म कर दी जाए, माफ़ कर दी जाए। रिप्राइव क्या होते हैं कि जो डेथ सेंटेंस वगैरह या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो उस पर स्टे लगा दिया गया, ठीक है, पार्डनिंग के अपील के टाइम में या कम्यूटेशन के टाइम। उसके बाद रिस्पाइट क्या होता है कि थोड़ा सा वो किसी स्पेशल ग्राउंड पे सज़ा को घटा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, उसके बाद रिमिशन होता है। रिमिशन क्या होता है, रिमिशन मीन्स द रिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द नेचर ऑफ द पनिशमेंट। मतलब कैसा है ना कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट अगर हो रहा है किसी को तो 7 साल का तो घटा करके 3 साल तक कर दिया जाता है, थोड़ा सा सजा जाता है, घटा दिया जाता है, और क्या है, लेकिन हार्शमेंट सेम ही है। कम्यूटेशन क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर देना। मान लीजिए डेथ सेंटेंस है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे डाल दिया इसको। और ये सब जितना है ना, ये प्रेसिडेंट इसीलिए करते हैं कि जुडिशियल एरर्स वगैरह जो हैं और रिलीफ वगैरह सेंटेंस से मिल सके अगर प्रेसिडेंट को हार्श लग रहा है ये सब। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, पिटिशनर के सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ प्रिंसिपल्स को ले डाउन किया है इसके तहत कि पिटिशनर को ओरल हियरिंग का कोई राइट नहीं है, पहला। दूसरा, प्रेसिडेंट जो है एग्जामिन कर सकते हैं अलग अलग कोर्ट से एविडेंस वगैरह ले करके फिर से। प्रेसिडेंट क्या है, ये पावर यूनियन कैबिनेट के एडवाइस पे ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट के पास एक पावर होता है कि वो जो है ना, जो भी वो डिसीजन लेंगे वो रीजंस को देने के लिए बाउंडेड नहीं है, पूरा फ्री है अपने डिसीजंस के ऊपर। दूसरा क्या है, प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर जो है वो रिव्यू नहीं किया जा सकता किसी कोर्ट से, एक्सेप्ट अगर डिसीजन आर्बिट्ररी है, लग रहा है कि इरेशनल है, मलिशियस है या डिस्क्रिमिनेटरी, तभी। और एक बार अगर मर्सी पिटिशन रिजेक्ट हो गया तो फिर दूसरा आप फाइल नहीं कर सकते, ये कंडीशन है। डिप्लोमेटिक पावर्स क्या होते हैं, अपॉइंट करते हैं वो एम्बेसडर को, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स को, ये सब को अपॉइंट करते हैं। फॉरेन ट्रीटीज़ एग्रीमेंट्स वगैरह उनके नाम पे बनता है, ठीक है ना। वो नेगोशिएट कर सकते हैं ट्रीटीज़ को, कन्वेंशन वगैरह को अदर कंट्रीज़ के साथ। यूनियन without the intervention of union parliament except in cases where execution of a treaty requires legislative approval। legislative approval के अलावे जो treaties वगैरह होते हैं वो बिना यूनियन मिनिस्ट्री के, वो इंटरवेंशन के, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। मिलिट्री पावर्स क्या होते हैं, आर्टिकल 53 का पार्ट 2 में दिया हुआ मिलिट्री पावर्स, उसमें है प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, वो डिक्लेयर कर सकते हैं वॉर या फिर पीस नेगोशिएशन कर सकते हैं। इमरजेंसी पावर्स क्या होते हैं कि प्रेसिडेंट के पास 3 तरीके के इमरजेंसी पावर्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, पहला, नेशनल इमरजेंसी अराइजिंग आउट ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। आर्टिकल 352 में ये बताया गया है कि वो जो अगर वॉर का सिचुएशन आ जाता है, लगता है कि कंट्री को थ्रेटनिंग है, कंट्री के ऊपर प्रेशर है, वॉर का सिचुएशन बन जाता है, एग्रेशन या रेबेलियस सिचुएशन, एजिटेशन बन जाता है, तो इमरजेंसी लागू कर दिया जाता है। अब वो जो है ना, 1 मंथ के अंदर दोनों हाउसेस के साथ, हाउसेस में पार्लियामेंट के जो होते हैं 2/3 मेजोरिटी से उसको तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया जाता है। दूसरा, इमरजेंसीज अराइजिंग ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, आर्टिकल 356 में ये मेंशन है। 6 महीना का मोटा वो प्रेसिडेंशियल लग जाता है। 44th अमेंडमेंट के द्वारा क्या है ना, पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड दी स्टेट इमरजेंसी फॉर अनदर 6 मंथ्स अनदर 6 मंथ्स फॉर द इंस्टेंस। मतलब कि वो टोटल 1 साल तक हो सकता है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो है 3 साल से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। टोटल पीरियड ऑफ स्टेट इमरजेंसी कैंट बी गो बियॉन्ड 3 years, मतलब 3 साल से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। वो एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन वो भी स्पेशल कंडीशंस पे होते हैं। और जब तक नेशनल इमरजेंसी नहीं हो तब तक 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर दिया जाता। और फाइनल जो होता है ना, वो फाइनली 3 साल तो ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए स्टेट इमरजेंसी।
फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होता है, आर्टिकल 360 में मेंशन है। प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाई हो गया कि भाई सिचुएशन ख़राब है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत कमज़ोर है किसी भी कंट्री का, तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। अभी तक इस टाइप का तो लगा नहीं है फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या क्या इमरजेंसी लगा है, तो 1962 में आर्टिकल 352 के टाइम के तहत 3 बार इमरजेंसी लगा है। 352 आर्टिकल 352 क्या है, वॉर वाला सिचुएशन, इसी में लगा। क्या क्या था, तो 1962 में चाइनीज़ इन्वेजन के कारण, 1971 में पाकिस्तान इन्वेजन के कारण, 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया था इंदिरा गांधी के टाइम में, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम में मेनली, तो इमरजेंसी। डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या होते हैं प्रेसिडेंट के, कुछ पावर्स ऐसे होते हैं जो कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अब्लाइज करना पड़ता है प्रेसिडेंट को, ठीक है ना। तो क्या क्या होते हैं, The President often writes to Prime Minister and expresses his view on the matters confronting the country under the following circumstances. He cannot act on his discretion. अगर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना किसी सिंगल पार्टी का मेजोरिटी नहीं है आफ्टर लोकसभा तो होता है। A council of ministers is voted out and after resigning advises the president to dissolve the Lok Sabha and hold fresh elections. ये भी हो सकता है, fresh elections कंडक्ट करना पड़े जब अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है रिज़ाइन करते हैं और अपना लोकसभा डिसॉल्व हो जाए। इस तरीके का जब सिचुएशंस आ जाता है ना, तो प्रेसिडेंट को लगता है कि लोकसभा का लाइफ तो है वो चलते रहना चाहिए, ठीक है ना। सब सर्कमस्टांसेस में लोकसभा लाइफ में स्टिल बी इंटैक्ट एंड इज़ वर्थ वाइल टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग एन ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट। ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट तो बनाना पड़ेगा, लोकसभा रुकना नहीं चाहिए। उस समय जो है एक डिसीजन वो रेफर कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल मिनिस्टर्स के साथ, कलेक्टिव फॉर द कलेक्टिव कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इस तरीके से। और प्रेसिडेंट जो है वो दोनों हाउस को समन कर सकते हैं, पॉकेट वीटो के टाइम पे भी वो समन कर सकते हैं आराम से। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एडवाइस रिकन्सिडरेशन के लिए रिटर्न भी कर सकते हैं, कोई बिल को भी रिटर्न कर सकते हैं पार्लियामेंट में रिकन्सिडरेशन के लिए। तो ये सब पावर्स होता है उनके पास, ये सब डिस्क्रिशनरी पावर्स होता है मेनली, है ना। फिर काउंसिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो ऑब्लिगेटरी बना दिया प्रेसिडेंट टू एक्ट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही एडवाइस पे वो एक्ट करेंगे, इंडिपेंडेंटली नहीं एक्ट कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में B.R. अम्बेडकर साहब ने एक बात भी कही थी कि प्रेसिडेंट्स ऑक्यूपाइज द सेम पोजीशन एज द किंग ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बट इन रियलिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ मियर रबर स्टैम्प। उनके हिसाब से, अम्बेडकर जी के हिसाब से, ब्रिटिश में जैसे मोनार्क रूल था तो उसमें एक किंग का क्या पावर्स होता है, उसी हिसाब से इंडिया में प्रेसिडेंट का ही पावर्स होता है, ऐसा उन्होंने बताया था। वो कहते थे लेकिन बट ऐसा नहीं है। एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी बहुत सारे पावर्स हैं जो कि वो आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये प्रेसिडेंट के पावर्स को प्रेसिडेंट को ये क्षमता देता है कि प्रेसिडेंट जो है पावर्स को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने प्रेसिडेंट के बारे में समझा। अब अगले नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये लंबा होते जा रहा है, 30 मिनट्स क्रॉस कर रहा है, मेरा मोटिव भी रहता है 30 मिनट्स में शॉर्ट आपको डिस्क्रिप्शन देना ताकि आप सारा चीज़ को समझ पाएँ। ये टेबल को देख करके आप एक बार समझिएगा कि राजेंद्र प्रसाद से अब ये द्रौपदी मुर्मू तक कैसे कर करके ये चार्ट जो है ये डिसेंड कर रहा है, किस तरीके से पहले प्रेसिडेंट से लेकर के अभी तक के प्रेजेंटली प्रेसिडेंट हैं हमारे, और इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट समझना होगा। ये सब समझ कर ये चैप्टर हम लोग एंड करते हैं यहाँ, ये पार्ट एंड करते हैं पार्ट 1 प्रेसिडेंट पे। सेकंड पार्ट पे बेस्ट प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह पे डिस्कशन करेंगे। चलिए अभी के लिए थैंक यू। आप लोग नोट्स रेफर कीजिए, बढ़िया से इसको देख करके एक बार ओवरव्यू लीजिए क्या क्या मैंने बताया है और समझने में प्रयास कीजिएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया है, और अगर कुछ लगता है और भी सजेशंस इसमें और ऐड ऑन किया जा सकता है तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट। ओके।